हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हमें पढ़ना है एनआईएस क्लास 12th इंग्लिश 302। कोड है हमारा 302। उसका चैप्टर नंबर 9, माई सेल्फ विल नॉट बी अ बेगर बी। मतलब मेरा बेटा बेगर नहीं बनेगा, मतलब भिखारी नहीं बनेगा, वो हमें पढ़ना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। और अच्छा, ये भी ना 18 मिनट की वीडियो में ये आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। उसके बाद जो वॉइस क्लियरिटी वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। What things does a normal child like to see? एक सामान्य बच्चा कौन सी चीजें देखना पसंद करता है? Was Ved's वेद किसी का नाम होगा? Ved's childhood different from that of other children? क्या वेद का बचपन दूसरे बच्चों से अलग था? तो ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि हर एक चैप्टर में पढ़ते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या सीखेंगे, तो देखते हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड एन ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा पढ़ना और समझना सीख जाएंगे हम। यूज मोडेल्स, मोडेल सीखना मतलब कैसे यूज करेंगे ये सीख जाएंगे हम। यूज एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स सीख जाएंगे। राइट लेटर्स, लेटर्स लिखना सीख जाएंगे। गिव एंड टेक मैसेज, संदेश लेना देना, ये सीख जाएंगे हम। तो सेक्शन 9.1 स्टार्ट करते हैं हम। इन इंडिया, इंडिया में, भारत में, एज एल्सवेयर एवरी गर्ल और बॉय has fond and warm memories of his childhood from the day he begins to talk to his mother and father. भारत में अन्य जगहों की तरह हर लड़की या लड़के को अपने बचपन की प्यारी और गर्म यादें, है ना, होती हैं जिस दिन से अपनी माँ और पिता से बात करना शुरू करता है। दैट मीन्स टू हिज मदर एंड फादर। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम। Invariably, a child learns and recognizes the faces of his mother and father, of sisters and brothers who play with him, or the servants who prepare his meals or watch him play in a nursery full of toys. ये कह रहे हैं कि जब हम स्टार्टिंग में देखें तो एक बच्चा जो होता है, जब पैदा होता है तो अपने माँ बाप को, ठीक है, माता पिता को या उसके साथ खेलने वाले भाइयों बहनों के चेहरों को सीखता और पहचानता है, या नौकर जो उसका भोजन तैयार करते हैं, या खिलौने से भरी नर्सरी, जैसे एक रूम होता है ना जहाँ पर बहुत सारे खिलौने होते हैं बच्चों को, वो उसमें खेलते हुए देखते हैं। ठीक है। ही मस्ट ऑल्सो रिमेम्बर द रिच कलर्स ऑफ द बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स विच चिल्ड्रन एवरीवेयर ऑलवेज लव टू वॉच। उन्हें तितलियों और पक्षियों के समृद्ध रंगों को भी याद रखना चाहिए जिन्हें बच्चे हर जगह देखना पसंद करते हैं। But when I was 3.5, all these memories were expunged, and with the prolonged sickness, meningitis, I started living in a world of four senses. That is, a world is in which colors and faces and light and darkness are unknown. कहने की लेकिन जब मैं 3.5 साल का था तो ये सारी यादें मिटा दी। और लंबी बीमारी, बीमारी का नाम क्या है, मेनिंजाइटिस ना, मेनिंजाइटिस के साथ चार इंद्रियां, चार सेंस, जैसे हमारी बॉडी के सेंस होते हैं ना, हम सेंस कर लेते हैं, तो चार इंद्रियों की दुनिया में रहने लगा। चार इंद्रियों की दुनिया में रहने लगा यानी ऐसी दुनिया जिसमें रंग और चेहरे और प्रकाश अंधेरा, अज्ञात है, अननोन है। चलो आगे पढ़ते हैं, धीरे धीरे स्टोरी हमें समझ आएगी। If my age and the sickness deprived me of the treasured memories of sight, they also reduced things which are valued so much in the sighted world to nothing more than mere words empty of meaning। कह रहे हैं कि अगर मेरी उम्र और बीमारियों ने मुझे दृष्टि मतलब रोशनी, आंखों की रोशनी की कीमती यादों से वंचित कर दिया, है ना, खारिज कर दिया, तो उन्होंने उन चीजों को भी कम कर दिया जिन्हें देखने की दुनिया में इतना महत्व दिया जाता है। केवल शब्दों के अलावा और कुछ नहीं, अर्थहीन, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, बस शब्द ही है। मतलब क्या है, आंखें, आंखों से कुछ देख नहीं पा रहा है इंसान तो ऐसे ही सोच रखता है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ते रहेंगे हमें ये समझ आता रहेगा। I started living in a universe where it was not the flood of sunshine streaming through the nursery window or the colors of the rainbow, a sunset or a full of moon that mattered, but the feel of the sun against the skin, the slow drizzling sound of the
spattering rain, the feel of the air just before the coming of the quiet night, the smell of the grass on a warm morning. ये कह रहे हैं कि मैंने एक ऐसे ब्रह्मांड में रहना शुरू किया जहां नर्सरी की खिड़की है ना, या इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के 7 कलर होते हैं, इंद्रधनुष के रंगों के माध्यम से बहने वाली धूप की बाढ़ नहीं थी, मतलब वहां पर सातों रंग नहीं दिखाई दे रहे थे इनको। सूर्यास्त मतलब जब सूरज डूबता है, अंधेरा होता है, पूर्णिमा मतलब अंधेरा जो होता है, जो मायने रखती थी सॉरी, लेकिन त्वचा के खिलाफ सूरज की भावना, धीमी बूंदाबांदी की आवाज, चिटपुट बारिश, शांत रात के आने से ठीक पहले हवा का एहसास, है ना, गर्म सुबह में घास की महक, ये सारी चीजें उन्हें फील होते थे, क्या करते थे, फील करते थे वो। चलो, इट वॉज अ यूनिवर्स वेयर एट फर्स्ट, बट ओनली एट फर्स्ट, आई मेड माई वे फम्बलिंग एंड फल्टरिंग। यह एक ऐसा ब्रह्मांड था, यूनिवर्स था, जहां सबसे पहले, लेकिन केवल पहली बार में मैंने अपना रास्ता लड़खड़ाया और लड़खड़ाया। आगे पढ़ते हैं हम। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 9.1 पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर मिस व्हेन ही लॉस्ट द आईज। जब अपनी आंखें की रोशनी दृष्टि खो दी तो लेखक ने क्या याद किया? तो उसने याद किया था द कलर्स ऑफ द बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, पक्षियों और तितलियों के रंग याद किए थे। सेकंड क्वेश्चन है, द राइटर सीज, राइटर क्या कहता है देखते हैं। इट वाज अ यूनिवर्स वेयर एट फर्स्ट, यह यूनिवर्स है जहां पर पहले, बट ओनली एट फर्स्ट आई मेड माई वे फम्बलिंग एंड faltering. What does the mean? Sorry, what does he mean when he says, "But only at first"? Tick the correct answer. कहते लेखक कहता है कि यह एक ऐसा ब्रह्मांड जो था जहां पहले, लेकिन क्या पहली बार मैंने अपना रास्ता लड़खड़ाया और लड़खड़ाता रहा। जब वह कहता है लेकिन केवल पहले, तो इसका मतलब क्या है? बट ओनली एट फर्स्ट, है ना, केवल पहले, लेकिन केवल पहले, तो इसका क्या मतलब है? तो बी पार्ट सही है इसका। ही लर्न टू मैनेज हिज डेली लाइफ, है ना, दो ही वॉज ब्लाइंड, वो अपनी दैनिक जीवन का प्रबंधन करना सीख जाता है, अपनी डेली लाइफ को एक मैनेज करना सीख जाता है, हालांकि वह अंधा था। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था ना कि जो जो एक्टिविटी कर रहा है, यहाँ पर हमने पूरा पढ़ा था, वो इस तरह से वो अपने डेली लाइफ को मैनेज करने लगता है। अब सेक्शन 2 पढ़ते हैं हम, 9.2। हाउ डिड वेद्स फैमिली रिएक्ट टू हिज ब्लाइंडनेस। जो उसके अंधेपन पर वेद के परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन था? वेयर दे वेरी हैप्पी, सॉरी अनहैप्पी, वर दे वेरी अनहैप्पी, और डिड दे थिंक ही वुड रिकवर? व्हाट डिड दे डू अबाउट हिज प्रॉब्लम? मतलब क्या है कि उसके अंधेपन पर वेद के परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन था? क्या वे बहुत दुखी थे, या उन्होंने सोचा था कि वह ठीक हो जाएगा? उन्होंने इसकी समस्या के बारे में क्या किया, वो हम पढ़ेंगे इसमें। पढ़ते हैं। इट वॉज गुड दैट आई लॉस्ट माई साइट वेन आई डिड, बिकॉज हैविंग नो मेमोरीज ऑफ सीइंग देयर वॉज नथिंग टू लुक बैक टू, नथिंग टू मिस। ये कह रहा कि ये अच्छा था कि मैंने अपनी आंखें खो दी जब मैंने किया, लेकिन क्योंकि देखने की कोई स्मृति नहीं थी, देखने की कोई यादें नहीं थी, तो इसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। यादें हमें कब सताती है? जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, ज्यादातर, वैसे कानों से सुन के भी सोते हैं, लेकिन आंखों से देखने में ज्यादा हमें प्रॉब्लम होती है कि हमने एक बार देख लिया, वो मिस करते रहते हैं हम। तो कह रहा है मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, क्योंकि हमने आंखें खो दी थी, पीछे देखने के लिए कुछ भी है ही नहीं, है ना, कुछ नहीं था, कुछ भी याद करने के लिए था ही नहीं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। आई वेंट ब्लाइंड इन नवंबर 1937, कह रहा मैं अंधा हो गया नवंबर 1937 में। एट दैट टाइम, उस समय, वी वर लिविंग इन गुजरात, वो गुजरात में रहते थे, इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब इन नॉर्दर्न इंडिया, मतलब उत्तरी भारत में पंजाब प्रांत में। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आफ्टर माई सिकनेस, है ना, मेरी बीमारी के बाद, वी मूव्ड टू लाहौर, वे लाहौर भी गए, अ फ्यू मील्स अवे, है ना, कुछ दूर वो जब आगे गए, बट द नंबर ऑफ रिलेटिव हु केम टू sympathize मेड माई फादर आस्क फॉर अनदर ट्रांसफर, दिस टाइम टू करनाल, वेयर वी हैड नीदर फ्रेंड्स नॉर रिलेटिव्स। कह रहे हैं कि कुछ मील दूर लाहौर चले गए, लेकिन सहानुभूति के लिए, सिंपैथी के लिए आने वाले रिश्तेदारों की संख्या ने मेरे पिता को एक और स्थानांतरण के लिए कहा।
कि यहाँ पर बहुत सारे रिश्तेदार हो रहे हैं, अब यहाँ से शिफ्ट कर लो, यहाँ से ट्रांसफर कर लो। इस बार करनाल चले गए ये लोग रहने के लिए। करनाल कहाँ है? हरियाणा में है, जहाँ हमारे दोस्त न थे और न ही रिश्तेदार थे। ठीक है, कोई नहीं था। देयर वी गॉट ए कॉटेज ऑन द कनाल बैंक। कैनाल बैंक के किनारे एक कॉटेज इन्हें मिला रहने के लिए, बिल्ट इन वेरी पीसफुल एंड क्विट सराउंडिंग्स। मतलब वहां पर एक झोपड़ी मिली थी, बहुत शांत वातावरण में बनी हुई थी वो। एज माइट बी एक्सपेक्टेड इन द बिगिनिंग इट was though for all of us, for the mother and my mother, my father, sorry, for my three sisters and my brother, and so and for me too। मतलब कह रहे हैं कि जैसा कि उम्मीद थी की जा सकती थी शुरुआत में हम सभी के लिए, माँ, मेरे पिता, है ना, मेरी तीन बहनें, मेरे भाई, उनके लिए कठिन था यहाँ ऐसे रहना। अब आगे बढ़ते हैं। द इलनेस हैड लेफ्ट मी वीक। जो कमजोरी थी, बीमारी थी, उससे मैं कमजोर होता गया। द सर्वेंट अवॉइडेड मी। जो सर्वेंट थे, नौकर थे, वो मुझे अवॉइड करने लगे। एज दो आई वर एन एविल आई पर्सनिफाइड। मतलब नौकरों ने मुझे परहेज किया जैसे कि मैं एक बुरी नजर हूँ। माई सिस्टर्स ट्रीटेड मी विद केयर एज दो आई वर अ फ्रेगाइल डॉल एंड मदर वेप्ट। ये कह रहे मेरी बहनों ने मेरे साथ बहुत सावधानी से व्यवहार किया जैसे कि मैं एक नाजुक गुड़िया थी। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड मदर वेप्ट मतलब मदर रो पड़ी। माई फादर हु वॉज अ डॉक्टर। मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे। इन द पब्लिक हेल्थ सर्विस। पब्लिक हेल्थ सर्विस में डॉक्टर थे, जैसे होता है ना सार्वजनिक चिकित्सालय, वहां पर। Was grateful that I had got prompt and good medical treatment, for delay would have affected my mind or endangered my life। ये कह रहे हैं कि मेरे जो पिताजी थे डॉक्टर थे, आभारी थे कि मुझे जल्द ही एक अच्छा इलाज मिल जाएगा, है ना, क्योंकि देरी से मेरे दिमाग पर असर पड़ता या मेरी जान को खतरा होता। मतलब वो डॉक्टर थे, सोचे चलो आसानी से मिल जाएगा, और वो, है ना, निश्चिंत थे, उन्हें ज्यादा कुछ डर नहीं लगा। बट ही, लेकिन उन्हें, लाइक द रेस्ट, बाकी लोगों की तरह, हैड नो होप, कोई उम्मीद नहीं हो रही थी। मतलब डॉक्टर थे, सोच रहे चलो हो जाएगा, जब बाद में उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो गई, उम्मीद नहीं बची अब। As a stage of complete inaction therefore followed my blindness. In part, this was due to the immediate shock of my illness, but more important still, the difficult situation was caused by ignorance of potentialities of blind child, since the only blind persons my parents saw were beggars। इसलिए मैं पूरी तरह से निष्क्रिय, मतलब अब मेरे अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, उसको निष्क्रिय कहते हैं। कि एक चरण में, एक ऐसा टाइम था कि अब मैं उस स्टेज में जा चुका था, और अंधेपन का पूरा पूरा सिस्टम हो गया था मेरी आंखों का, मतलब मैं अंधा हो गया था। कुछ हद तक ये बीमारी के तत्काल झटके के कारण था, है ना, क्योंकि अचानक से हमें झटका लगा बीमारी का, इसलिए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कठिन स्थिति एक अंधे बच्चे की तरह, इन अंधे बच्चे की क्षमताओं की अज्ञानता के कारण हुई थी, क्योंकि मेरे माता पिता ने केवल भिखारी देखे थे, है ना, ब्लाइंड पर्सन्स। माई पेरेंट्स सॉ वर बेगर्स, मतलब अंधा अगर कोई है तो वो सोचते थे कि भिखारी है। बट नाउ, by fate or by the will of God, blindness had struck not only a child of the well-to-do, but that of an excellently trained doctor who found his training in his in instances useless। ये कह रहे हैं, लेकिन अब भाग्य से या ईश्वर की इच्छा से अंधेपन ने न केवल कुएं के एक बच्चे को, है ना, कुएं के एक बच्चे को या एक अच्छे से बच्चे को, बल्कि एक अच्छा प्रशिक्षित डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर को भी मारा था। मतलब एक अच्छा बच्चा ही नहीं, मतलब एक गरीब बच्चा ही नहीं, ऐसा समझ सकते हो आप। और एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, उसको भी ऐसी इस बीमारी ने मारा था, जिसने उस उदाहरण में अपना प्रशिक्षण बेकार पाया। मतलब उसने जो पढ़ाई लिखाई की थी वो बेकार हुआ। Still, he has wide medical experience, had prepared him for an acceptance of his tragedy, and he understood that any course of action must begin
with the realization that I would be blind for the rest of my life. ये कह रहे हैं फिर भी उनके व्यापक मतलब ज्यादा चिकित्सा अनुभव ने उन्हें इस त्रासदी इस परेशानी को स्वीकार करने के लिए तैयार किया। मतलब एक्सपीरियंस होने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, रिसर्च करने के बाद भी उन्हें ये प्रॉब्लम हुई और वे समझ गए थे कि किसी भी कार्रवाई की शुरुआत इस एहसास से होनी चाहिए कि मैं जीवन भर अंधा रहूंगा, ये मान के चलना चाहिए, ऐसा सोच रहे थे वो। अब इंडेक्स क्वेश्चन 9.2 देख लेते हैं। यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन है, was the writer's father happy that so many relatives came to sympathize with them that their son has gone blind? टिक द राइट आंसर। क्या लेखक के पिता थे वो खुश थे कि इतने सारे रिश्तेदार सहानुभूति के लिए आ रहे हैं कि बेटा अंधा हो गया? तो इसका आंसर है नो। ही आस्क्ड फॉर अ ट्रांसफर टू गेट अवे फ्रॉम देम। नहीं, उन्होंने दूर जाने के लिए क्या किया? स्थानांतरण किया, ट्रांसफर करा लिया। सेकंड है, कॉलम ए और कॉलम बी में आपको मैचिंग करना है, ब्लाइंड बॉय जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला है मदर, तो मदर का है क्राइड ऑल द टाइम, हमेशा रोती रहती थी वो, है ना। द सिस्टर्स, सिस्टर क्या करती थी? ट्रीटेड हिम लाइक अ डेलिकेट डॉल, है ना, तो सी इसका सही हो जाएगा। फादर, फादर क्या सोचते थे? फादर यही सोचते थे ना कि उनको एक अच्छा सा इलाज मिल जाएगा, है ना। तो इलाज के लिए हम कहाँ, ये वाला डी वाला हो जाएगा। उसके बाद सर्वेंट, सर्वेंट क्या सोचते थे? कि इविल या हार्मफुल होते थे। ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ डिड वेद्स फादर रिएक्ट टू द सिचुएशन? टिक द राइट आंसर। तो इस स्थिति में वेद के जो पिताजी उनकी क्या रिएक्शन थी? तो वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे ना, आशावादी थे कि यार मैं तो डॉक्टर हूँ, कर ही लूंगा, ऐसा सोचते थे वो। फिर बाद में क्या कह लिया कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसी बातें सोच रहे थे वो। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज? फ्रेज क्या देखते हैं? पोटेंशियलिटीज ऑफ अ ब्लाइंड चाइल्ड, बच्चे अंधे बच्चे की क्षमताएं, मुहावरे से आप क्या समझते हैं? तो व्हाट ही कैन डू, है ना, वह क्या कर सकता है, ये है इसके मुहावरे का मतलब। सेक्शन 3 स्टार्ट करते हैं हम। 9.3 है, वेस मदर हैड हर ओन आइडियाज ऑफ व्हाई हर सन वेंट ब्लाइंड। वेद की माँ के अपने विचार थे कि उसका बेटा अंधा क्यों हो गया। शी ऑल्सो हैड हर own method of treating him. What were they? Did they go him any good? कह रहे हैं कि इनके इलाज के लिए उनके अपने तरीके थे, वे क्या कर रहे थे, क्या उन्होंने उसका कोई भला किया? आगे चलते हैं हम। My mother, on the other hand, could not convince herself that my sight would never return. She did not have the medical experience of my father, and she blamed something in her past for the tragedy. कह रहे दूसरी ओर मेरी माँ खुद को यह विश्वास नहीं दिला सकी थी कि मेरी दृष्टि कभी वापस नहीं आएगी। उनके पास मेरे पिता का चिकित्सा अनुभव नहीं था क्योंकि वो डॉक्टर नहीं थी मेरी माँ। पापा जो पिताजी थे वो डॉक्टर थे, इसलिए उनको एक्सपीरियंस था। और उन्होंने त्रासदी मतलब परेशानी के लिए अपने अतीत मतलब पास्ट जो बीत चुका है में कुछ को दोषी ठहराया कि मैंने ये गलती की तो ये हुआ, ऐसी सी बातें जो सोच रहे थे वो इसका मतलब है। The family Pandit, upon whose advice mother had rallied almost from her childhood, was called in and consulted. परिवार के पंडित जिनकी सलाह पर माँ ने बचपन से ही लगभग भरोसा किया था को बुलाया गया और सलाह भी दी गई। ही नोज मोर अबाउट रिलीजन एंड साइंस, वो रिलीजन और साइंस के बारे में ज़्यादा जानते थे। मदर सेड, मदर ने कहा विद प्राइड, घमंड से, गर्व से, दैन एनी अदर पंडित इन आवर प्रोविंस, मतलब क्या कहा, हमारे प्रांत में किसी भी अन्य पंडित की तुलना में। आगे पढ़ते हैं हम। आई वॉज टेकन बिफोर हिम एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आई सेट इन माई मदर्स लैप वाइल ही वॉज लॉस्ट इन थॉट। मुझे उनके सामने ले जाया गया और मैं बहुत देर तक अपनी माँ की गोद में बैठा रहा, है ना, जबकि वे सोच में पड़े थे। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद, ही टुक माई हैंड एंड एग्जामाइंड द लाइन्स, थोड़ी देर बाद मेरी आंखें देखी उन्होंने, सॉरी हाथ देखिए और हाथ की लकीरें देखी। देन ही लुक्ड एट मदर्स एंड ही स्टडीड हर फॉरहेड, तब उन्होंने माँ को देखा और
फिर उसके बाद जो पेशानी माथा होता है उसको देखा। मम्बलिंग स्टेडली मतलब बुदबुदाते हुए, है ना, आराम से उसको माथे को देखा। ही सेड ही फाउंड हिमसेल्फ inadequate and more pandits would have to be consulted. At his request, they were called and questioned as to what an atonement could be made. They all agreed that by doing penance for her sins, my mother could improve my chance to regaining sight. तो कहने कि फिर उसने माँ की ओर देखा था और कुछ बुदबुदाते हुए माथे को अध्ययन किया। ये तुमने पढ़ लिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को अपर्याप्त पाया और अधिक पंडितों से परामर्श करना होगा, मतलब और भी पंडितों की हेल्प लेनी पड़ेगी। उनका जो रिक्वेस्ट था, उनको बुलाया गया और पूछा गया कि क्या यह प्रायश्चित किया जा सकता है, जो भी गलतियाँ पास्ट में हुई हैं क्या आप सुधारी जा सकती हैं। वे सभी इस बात से सहमत थे। अपने पापों के लिए तपस्या करके मेरी माँ मेरी दृष्टि वापस लाने की संभावना को बढ़ा सकती थी। ये सभी पंडितों ने बताया था। दे प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स, है ना, रेंजिंग फ्रॉम intensive prayers to the strenuous physical exertion, and for a fee they agreed to perform part of the necessary religious ceremonies. ये कह रहे हैं कि उन्होंने गहन प्रार्थना से लेकर कठोर शारीरिक परिश्रम, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो बिल्कुल शांत होकर बहुत अच्छे से प्रार्थना करना वो, और बहुत हार्ड वर्क, बॉडी वर्क तक के तरीके निर्धारित हुए कि ऐसे ऐसे करने से हो जाएगा। और शुल्क मतलब फीस के लिए आवश्यक जो धार्मिक समारोह है वहाँ पर हिस्सा लेने के लिए सहमत हुए। प्रत्येक पंडित की सलाह को ध्यान से माना जाता था, है ना। ईच पंडित एडवाइस वॉज केयरफुली heeded. Since my mother knew that my father would dislike such methods, she kept them secret, making it doubly hard for herself. तो चूँकि मेरी माँ को पता था कि मेरे पिता ऐसे तरीके पसंद नहीं करते, ना पसंद करेंगे, तो उन्होंने उन्हें इस बात को गुप्त रखा, उनसे नहीं बताया, जिससे यह उनके लिए दोगुना कठिन हो गया, क्योंकि अकेले अब करना पड़ रहा था उन्हें। पापा होते तो ज़्यादा अच्छे से साथ देते। Along with this religious council, there were a series of visits of हकीम्स, हकीम फिजिशियन जो फॉलो करते हैं ग्रीक या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, है ना, यूनानी जो दवाइयाँ देते हैं उसको हम हकीम कहते हैं। तो हाँ, तो इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। इस धार्मिक सलाह के साथ हकीमों, ठीक है, के दौरे की श्रृंखला थी, मतलब उनका एक सीरीज था, बहुत सारे धार्मिक ये हकीम थे। चलो आगे पढ़ते हैं हम। दिस क्वैक्स प्रिस्क्राइब्ड ऑल टाइप ऑफ कॉन्कॉक्टेड ड्रॉप्स टू पुट इन माई आइज़। तो उन्होंने झोला छापों ने इन झोला छापों डॉक्टरों ने तो मेरी आँखों में डालने के लिए सभी प्रकार की जो मनगढ़ंत बूंदें हैं, मतलब दवाइयाँ हैं, वो निर्धारित कर ली। द सुरमाज, जो सुरमा लगाते हैं ना आँखों में, वो विच वर एडमिनिस्टर्ड एट ऑल आवर्स ऑफ द डे and night, burned and stung my eyes, and the only soothing part of the miserable ordeal was the loving caress of mother afterwards. है ना, सुरमा जो दिन रात के सभी घंटों में प्रशासित होता था, मतलब हर समय सुरमा लगाया जाता था, मेरी आंखों को जला देता था वो, और डंक मारता, जैसे चींटी काटती थी ना इस तरह से, या सांप काटता था इस तरह से लगता था, जैसे सांप ने काट लिया हो। और इस दुखद परीक्षा का एकमात्र सुखदायक हिस्सा बाद में माँ का प्यार भरा दुलार था, मतलब इसके बाद माँ प्यार करती थी, ये इनको अच्छा लगता था। वन नाइट व्हेन माई मदर वॉज एडमिनिस्ट्रिंग दीज आई ड्रॉप्स एंड आई वॉज प्रोटेस्टिंग विद लाउड क्राइज, माई फादर अनएक्सपेक्टेडली रिटर्न्ड। मतलब एक रात जब मेरी माँ इन आई ड्रॉप्स को डाल रही थी मेरी आँखों में, तो मैं जोर जोर से रोते हुए मना कर रहा था, है ना। मेरे पिता, मतलब हम सोच नहीं सकते थे, ऐसे ही आ गए, बस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पापा आएंगे, और वो आ गए। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, एंड आई टोल्ड हिम व्हाई आई वाज क्राइंग, तो उन्होंने बताया कि मैं क्यों रो रहा हूँ। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में हो गए। ही फॉरबेड हर टू मेक एनी मोर विजिट टू द हकीम्स एंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड द परचेज ऑफ एनी मोर सुरमाज। उन्होंने
है ना, उस हकीम के पास जाने के लिए मना किया और किसी से भी सुरमा खरीदने की सख्ती से रोक लगा दी कि अब सुरमा नहीं लाना है। Then the gently lifted me from her arm and took me away. With the steady hands, he bathed my stinging eyes. After this incident, even though we stopped going to Hakim's now and then, applications of surmas continues till I was 11. कह रहे हैं कि फिर उसने धीरे से मुझे अपनी बाहों में उठा लिया स्थिर आसन मतलब हाथों से पकड़ के चुभती हुई आंखों को नहलाया। इस घटना के बाद भले ही हम हकीमों के पास जाना बंद कर दिए, फिर भी मैं 11 साल की उम्र तक सुरमा के आवेदन जारी रखूँगा, मतलब 11 साल तक ये करूँगा। बट दे वर वेरी माइल्ड, लेकिन वे बहुत माइल्ड थे, विनम्र थे, ना मतलब बहुत ज़्यादा तेज तर्रार हरकतें नहीं थी उनकी। एंड माई मदर ऑलवेज ऑप्टेड माई कंसेंट इन एडवांस, और मेरी माँ ने हमेशा मेरी सहमति पहले ही प्राप्त कर ली थी। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 9.3 में हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड वेद्स मदर थिंक हैड कॉज्ड हर सन्स ब्लाइंडनेस, विच वर्ड्स इन द टेक्स्ट टेल यू दिस। वेद की माँ ने अपने बेटे के अंधेपन का कारण क्या सोचा था, पाठ में कौन से शब्द आपको यह बताते हैं। तो समथिंग इन द पास्ट ऑफ हर ट्रेजेडी, यही बात उसने सोची थी, मतलब उनकी माँ ने, है ना, कि उसकी त्रासदी के लिए अतीत में कुछ हुआ था, वही है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पंडित एडवाइज हर टू डू, मेंशन 2 थिंग्स, पंडित ने उसे क्या करने की सलाह दी, 2 बातों का उल्लेख करना है। तो पहला क्या है, इंटेंसिव प्रेयर्स, दूसरा क्या है, स्टेनोस फिजिकल एक्सरसाइज, गहन प्रार्थना और जोरदार शारीरिक व्यायाम। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द हकीम्स प्रिस्क्राइब फॉर हिम, हकीमों ने इसके लिए क्या लिखा था, क्या बताया था। नेम 2 थिंग्स, 2 चीज़ों के नाम बताओ। पहला क्या था, कॉन्कॉक्शंस एंड सुरमात, मनगढ़ंत बातें बताई थी और सुरमा बताया था लगाने के लिए। Ved's father was angry when his wife used the Hakim's medicines on Ved because वेद के पिता उस समय क्रोधित हुए जब उनकी पत्नी ने वेद पर हकीम की औषधि का प्रयोग किया था, है ना। क्यों किया था, बी ऑप्शन इसका सही है। दे मेड वेद अनकंफर्टेबल, वेद की अनकंफर्टेबल हो रहे थे ना, रो रहे थे, इसलिए वो गुस्सा हो रहे थे। चलो फिफ्थ क्वेश्चन है, डिड द ट्रीटमेंट्स स्टॉप, क्या इलाज बंद हो गया। इफ सो विच वर्ड्स इन द टेक्स्ट टेल यू सो, अगर ऐसा बताते हैं आपको, है ना, शब्द आपको ऐसा बताते हैं तो कौन सा है, पढ़ते हैं हम। यस, पहली बात तो हाँ, इलाज जो है वो रुक गया था, बंद हो गया था। आगे बढ़ते हैं, द ट्रीटमेंट स्टॉप, देन ही जेंटली लिफ्टेड मी फ्रॉम हर आर्म्स एंड टुक मी अवे विद स्टेडी हैंड्स, ही बाथ्ड माई स्टिंगिंग आईज, एट दिस इंसिडेंट even though we stopped going to Hakim's now and then, applications of surmas continued till I was 11, but they were very mild and my mother always obtained my consent in advance। तो कह रहे हैं कि इस घटना को खो दिया, है ना, खा लिया, जो भी था ख़त्म किया, भले ही हमने हकीमों के पास जाना बंद कर दिया, अब और तब सुरमा के आवेदन जारी रहेंगे 11 साल तक, है ना, जब मैं 11 साल का था, वही बात है। लेकिन वे विनम्र थे, मेरे पापा माइल्ड थे और मेरी माँ ने हमेशा मेरी सहमति पहले ही प्राप्त कर ली थी, यही बात तो हमने वहाँ पर पढ़ा था, वही हमें आंसर में लिखना था, हमने लिख दिया। आगे चलते हैं, हाउ डिड वेद्स फादर डील विद हिज सन्स ब्लाइंडनेस, वेद के पिता ने अपने बेटे के अंधेपन से कैसे निपटा। आई रिमेंबर अदर लिटल टेस्ट्स माई मदर पुट मी थ्रू, है ना, मुझे याद है कि मेरी माँ ने मुझे और भी छोटे छोटे परीक्षण करवाए। वन डे शी परसीव्ड दैट जस्ट बिफोर आई अराइव्ड एट अ क्लोज्ड डोर आई वुड स्टॉप एंड रीच फॉर द हैंडल टू ओपन इट। एक दिन उसने महसूस किया कि मेरे बंद दरवाजे पर पहुंचने से ठीक पहले मैं रुक जाती हूँ और मेरे खोलने के लिए हैंडल तक पहुँचती। She began letting me go about the house by myself and she discovered that I seldom run into things। उसने मुझे अकेले ही घर जाने देना शुरू किया और उसे पता चला मैं शायद भी कभी चीज़ों में भागता हूँ। I seldom run into things, हाँ। She credited the Hakim and the stinging drops
but every evening she would hold her hand up before my face and ask me to tell her where it was, sorry. लेकिन हर शाम वह मेरे चेहरे के सामने अपना हाथ पकड़ती और मुझे कहती कि वह कहाँ है, मतलब ऐसे ही टेस्ट करती थी कि शायद मुझे कुछ दिखने लगा हो. She used to shake her hand before me so that myriads of pores next to, below and above my ears could feel her hand even when it was a foot away. वह मेरे सामने अपने हाथ हिलाती थी ताकि मेरे कानों के बगल में, नीचे और ऊपर के असंख्य छिद्रों को 1 फुट दूर होने पर भी उसका एहसास महसूस हो सके. द एयर करंट्स हेल्प्ड मी टू स्पॉट इट. जो हवा की जो हलचल थी वो हमें हेल्प करते थे इसे पकड़ने में. बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस. लेकिन मेरी माँ इस बात से सेटिस्फाई नहीं होती थी. शी वॉन्टेड मी टू टेल हर वेदर द लाइट वॉज ऑन और ऑफ, है ना. वह चाहती थी कि मैं बताऊं कि लाइट ऑन है या ऑफ है ना. चलो. व्हेन आई फेल्ड दिस टेस्ट, जब मैं यह टेस्ट फेल हो जाता, शी वॉज अनहैप्पी, वह अनहैप्पी हो जाती थी अगेन. बट आई सून कॉट ऑन एंड वुड लिसन फॉर द क्लिक ऑफ द स्विच एंड देन टेल हर. ठीक है, लेकिन मैं जल्द ही पकड़ में आ गया और स्विच के क्लिक को सुनता और उसे बताता. चलो. समटाइम शी वुड फ्लिप द स्विच वेरी रैपिडली टाइम एंड अगेन एंड आई would always count the clicks and give her the right answer. कभी कभी, है ना, वह बार बार बहुत तेज़ी से स्विच फ्लिप करती थी और मैं हमेशा क्लिक को गिनता और सही उत्तर देता था. जैसे ऑन ऑफ कर रहे हैं तो अगर एक बार ऑन हुआ तो तीसरा नंबर जाएगा वो भी ऑन करेगा, 5वां भी ऑन करेगा, 7वां भी ऑन करेगा, है ना. तो इससे वो बता देता था कि ऑन है या ऑफ है. Although in my case there was an obstacle that seemed unsurmountable, father was determined to try something. हालांकि मेरे मामले में एक ऐसी बाधा थी जो अचूक लग रही थी, पिता ने सब कुछ करने की ठानी. ठीक है. He all available literature on blindness. उन्होंने अंधेपन पर सभी उपलब्ध साहित्य को पढ़ा. He learned that almost all India's blind people had turned to begging for their livelihood or had become owners of pan and bidi shops and spent their days rolling nuts and condiments in a betel leaf or tobacco. वो पान का जो पत्ता होता है उसको कहते हैं हम. इन अ सिगरेट पेपर. कह रहे हैं कि उन्हें पता चला जब वो नॉवेल पढ़ रहे थे, साहित्य पढ़ते थे, तो उन्हें लगा कि भारत के जितने भी लोग होते हैं ना, वो जो जितने भी अंधे लोग होते हैं वो भीख मांगने लगते हैं या पान बीड़ी की दुकानें पे मालिक बन जाते हैं, मतलब बेचने लगते हैं. और सिगरेट के कागज़ में पान या तंबाकू के नट, मतलब जो वो होता है ना सुपारी उसको नट कह रहे हैं यहाँ पर, मसालों की रोल करके अपना दिन बिताते थे. जैसे पान पैक करते हो ना, जैसे पान लेने जाओगे आप तो पान में ये सारी चीज़ें, तंबाकू हो गया, सुपारी हो गया, सब डाल के अब रोल करके इस मसाले को, जो पत्ता होता है ना कागज़, उसमें लपेट के आप दे देते थे. ये सब वो सोचते थे उसके पापा कि ये भी ऐसा ही करने लगेगा, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम यही कर रहे हैं. ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम. हाँ. ही वॉज डिटरमाइंड दैट दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी द फेट ऑफ हिज सेकेंड सन and he started corresponding with many of the prominent educational authorities asking for their advice. तो वह मजबूत थे, उन्हें पता था क्या कहते थे. आगे पढ़ते हैं. यह उसके या उनके दूसरे बेटे का भाग्य नहीं बनने जा रहा था, है ना. और उसने, मतलब उन्होंने कई प्रमुख शैक्षिक अधिकारी जो एजुकेशनल होते हैं ना, अथॉरिटीज़ होते हैं, उनके साथ सलाह मांगना शुरू कर दिया. वे क्या थे? आशावादी थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. फॉर द ब्लाइंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड पर्सनल वर लिमिटेड एंड ऑफन द स्कूल्स बिकेम सेमी asylums with all ages grouped together in classes without any graduation system.
कह रहे हैं नेत्रहीनों के लिए शैक्षिक सुविधाएं, मतलब पढ़ाई लिखाई वाली जो सुविधाएं होती हैं वो कार्मिक सीमित थे। मतलब जो भी ये सारी चीज़ें थी वो सीमित थे, एक लिमिटेड ही था, सिलेक्टेड ही था, कुछ लिमिट में ही था। ऐसा नहीं कि जो भी है सारे लोगों को काम मिल जाए या उन्हें एडमिशन मिल जाए, तो ऐसा नहीं था, लिमिटेड ही था। और अक्सर स्कूल बिना किसी श्रेणीकरण प्रणाली, है ना, श्रेणी क्रम प्रणाली का मतलब स्टेप बाय स्टेप जो भी सिस्टम होता है वो यहाँ पर मतलब है इसका कि कक्षाओं के सभी आयु समूहों के साथ अर्ध सरलालय बन जाते थे। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे पढ़ते हो ना, उसी को हम कहते हैं श्रेणीकरण प्रणाली। आगे चलते हैं। माई फादर स्टिल परसिस्टेड फॉर द न्यू दैट माई स्टेइंग एट होम वुड रिजल्ट इन माई बिकमिंग अ पैम्पर्ड चाइल्ड। मेरे पिता अभी भी डटे रहे क्योंकि वे जानते थे कि मेरे घर पर रहने से मेरा एक लाड प्यार वाला बच्चा बन जाएगा। He realized as well that I would have difficulty playing with normal children and that my mother would always be afraid to let me leave the immediate premises. उन्होंने यह भी महसूस किया कि मुझे सामान्य बच्चों के साथ खेलने में कठिनाई होगी और मेरी माँ हमेशा मुझे तत्काल परिसर छोड़ने से डरती थी। मतलब वहाँ कैंपस में जहाँ पर मैं पढ़ने जाने लगा था वहाँ छोड़ने से डरती थी। At last he heard of Dr. R.M. Helder, principal of Dadar School for the blind in Bombay. My father wrote to him asking for advice. कह रहे हैं कि अंत में उन्होंने बॉम्बे में दादर स्कूल फॉर द ब्लाइंड के प्रिंसिपल डॉक्टर R.M. हल्दर के बारे में सुना था। मेरे पिता ने उन्हें सलाह के लिए पत्र लिखा। डॉक्टर हेल्डर शोज अनयूजुअल इंटरेस्ट इन माई केस, है ना, वो मतलब जैसे नॉर्मल यूजुअली जो इंटरेस्ट लेते हैं ना वैसा नहीं लिया उन्होंने। एंड प्रॉमिस टू टेक स्पेशल केयर एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी इफ़ आई वर सेंड टू दिस स्कूल। तो उन्होंने रुचि दिखाई थी, असामान्य, नॉर्मल नहीं, मतलब वो भी एक्साइटेड हो गए थे। उन्होंने वादा किया कि अगर मुझे उनके स्कूल में भेजा गया तो मेरे लिए विशेष देखभाल, है ना, व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी रखेंगे, पर्सनली देखेंगे इनको, वो होता है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। नेक्स्ट हमारा, व्हेन माई मदर learned of my father's decision to send me the other school, she was appalled. जब मेरी माँ को पता चला कि मेरे पिता ने मुझे दादर स्कूल भेजने का फैसला किया, वह हैरान रह गई, अपील्ड रह गई। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सेंडिंग मी 900 miles away from home to attend school with orphans and children of the poorest classes. वह मुझे अनाथों और गरीब वर्ग के, जो गरीब लो क्लास के, पुअरेस्ट क्लास के बच्चे हैं, उनके साथ स्कूल जाने के लिए घर से 900 मील, एक मील में होता है 1.6 किलोमीटर। अब 900 को मल्टीप्लाई कर लो इससे, 1500-1600 किलोमीटर दूर, है ना। भेजने का कारण नहीं समझ पा रही थी मेरी माँ, फिर भी उसने मेरे पिता के श्रेष्ठ निर्णय से अपना विश्वास रखा कि पिताजी ने सही निर्णय लिया होगा, और अपने शांत तरीके से वह मान गई। वेद मेहता ने ये लिखा है। वेद मेहता वही जिनकी स्टोरी हम पढ़ रहे थे। अब इंटेक्स क्वेश्चन 9.4 आ गया, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेद मदर पुट हिम थ्रू सेवरल टेस्ट्स, व्हाट वर दे। वेद की माँ ने उन्हें कई परीक्षण किए, वो क्या थे। पहला है, shook her hands vigorously, asked whether lights were on or off, जोर से हाथ मिलाया, हिला, है ना, और पूछा कि लाइटें चालू है या बंद है। सेकेंड क्वेश्चन है, वेद सक्सीडेड इन पासिंग सम ऑफ दीज टेस्ट, डज दिस प्रूव दैट, मतलब क्या साबित करता है कि वेद ने इन परिणामों को पास किया था, सफल किया था, तो इसका क्या प्रूफ है। तो सी है, सी बिगन टू एडजस्ट टू हिज ब्लाइंडनेस बाय यूजिंग द अदर सेंसेस, मतलब उसने अपनी अदर सेंसेस जो हैं वो यूज़ करने लगे थे ताकि जो अंधापन है उससे थोड़ा सा रिकवर कर लें, एडजस्ट कर लें उससे। ओवरऑल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा, वेद मेहता बिकेम ब्लाइंड, वेद मेहता अंधे हो गए। दैट इज ही लॉस्ट हिज सेंस ऑफ साइट, मतलब कि वो अपने आँखों से देखने की जो सेंस है वो खो चुके हैं। ही स्टिल हैड 4 अदर सेंसेस, उनके पास अभी भी 4 सेंसेस थे, ठीक है। पहला क्या, द सेंस ऑफ टच थ्रू स्किन, वह स्किन से टच करके बता सकते थे। दूसरा है, टेस्ट करके बता सकते थे, सुन के बता सकते थे, स्मेल करके बता सकते थे।
मैच द फॉलोइंग सेंसेस मेंशन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी, मतलब इसमें आपको दिया है सेंस और इसमें फीलिंग्स दिया है, एक्सपीरियंस दिया है। तो टच जो करते हैं वो उसका मतलब क्या है वो हमें यहाँ पर देखना होगा। तो पहला इसका पार्ट है आपका साउंड ऑफ रेन, फील ऑफ द कूल ब्रीज, ठंडी हवा का एहसास होता था, है ना। तो ये हो गया हमारा इसका पार्ट। उसके बाद टेस्ट क्या करते थे, खीर खाते होंगे तभी तो टेस्ट करेंगे, तो इसका आपका हो गया डी पार्ट, सॉरी ई पार्ट हो जाएगा। उसके बाद स्मेल क्या करते हैं, जो बारिश होती थी उसकी खुशबू, तो डी पार्ट ये हो गया। फिर उसके बाद सॉरी डी पार्ट ये हो गया। उसके बाद हेयरिंग, क्या सुनते थे वो, साउंड ऑफ रेन सुनते थे, ये हो गया हमारा। साइट का मतलब होता है कि कहाँ, किस जगह पर, तो द रीच कलर फ्लावर्स एंड द बटरफ्लाइज, तो ये आपका सी पार्ट हो गया। चलो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज द स्टोरी कंसंट्रेट, टिक द आंसर, मतलब कौन सा कैरेक्टर रहता था, मतलब किस टॉपिक पे, किस स्टोरी पे वो कंसंट्रेट कर रहे थे, कैरेक्टर किस था, मतलब क्या कैरेक्टर था स्टोरी में, ये समझ लो आप। तो ब्लाइंड बॉय का कैरेक्टर था, अंधे लड़के का। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव कैरेक्टर्स डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड निम्नलिखित शब्दों का वर्णन करता है। पहला है हमारा सैड सुपरस्टिशियस मदर, तो ये मदर हमारा आंसर हो गया, ग्रीन कलर से मैंने कर रखा है इसका आंसर। क्वेश्चन क्या था, सैड सुपरस्टिशियस कौन था, मदर, तो मदर आंसर हो गया। प्रैक्टिकल साइंटिफिक माइंडेड कौन था, पापा, तो पापा आंसर हो गया। उसके बाद ओबीडियंट पेशेंट कौन था, ब्लाइंड बॉय था, पेशेंट तो ब्लाइंड बॉय था। चलो अब ग्रामर पार्ट स्टार्ट हो गया, ग्रामर देखते हैं हम। विल इन द फर्स्ट पर्सन व्हेन यूज्ड विद आई, जब हम आई यूज़ करते हैं तो विल यूज़ होता है। कह रहे हैं कि एक्सप्रेसेस विलिंगनेस, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन एटीसी। आई विल राइट सून, सेकेंड मतलब मैं जल्दी लिखूंगा। इट कैन बी यूज टू टॉक ऑफ द फ्यूचर, हम मतलब फ्यूचर के बारे में बात कर सके मतलब यूज टू है ना, करते थे। ही विल गो अवे टुमारो, वह वापस कल जाएंगे। शैल इज यूज विद आई टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, वैसे अगर मैं बता दूं तो जब हम कोई भी बात बोलते हैं तो उसको हिंदी में हम वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। तो ये हम अभी पढ़ रहे हैं टेंस कौन पढ़ रहे हैं, फ्यूचर का पढ़ रहे हैं। तो देखो मैं लिख दूं यहाँ पर, फ्यूचर टेंस जो होता है हमारा वो 3 होता है। फर्स्ट हमारा होता है फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज़ क्या होता है वो हम देखते हैं। इसका जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो होता है विल या शैल, विल या शैल यूज़ होता है। आई और वी के साथ हमारा यूज़ होता है शैल, बाकी सभी के साथ यूज़ होता है विल, ठीक है। आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है, तो वही यहाँ पर यूज़ किया कि आई के साथ क्या यूज़ कर लिया, शैल, ठीक है। तो आई शैल विजिट यू नेक्स्ट वीक, ऐसा यूज़ होता है, ये हमें करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, विल इन द फर्स्ट पर्सन देन यूज विद आई एक्सप्रेस विलिंगनेस प्रॉमिसेस, इसके लिए हम आई यूज़ कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस डिटर्मिनेशन, आई शैल विजिट यू नेक्स्ट वीक। तो आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, विल और शैल बताना है कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, शैल जो है आई और वी के साथ यूज़ करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आई, तो आई के साथ क्या यूज़ होगा, शैल यूज़ होगा, तो यहाँ पर आप शैल लिख सकते हो। पोस्ट दिस लेटर टुमारो, मैं यह पोस्ट कल पोस्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन क्या यूज़ होगा, मैंने बोला था यहाँ पर लिखा था विल जो है रेस्ट के साथ यूज़ होगा, बाकी जितने भी आई और वी को छोड़कर जो है वो विल यूज़ होगा, आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है। तो एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, विल, ठीक है। आई हैव नॉट मेट माई ग्रैंड फादर, मैं अपने दादा से नहीं मिला, फॉर अ मंथ नाउ, 1 महीने से। आई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर विल यूज़ होगा या शैल यूज़ होगा, ये हमें देखना होगा। आई सी हिम नेक्स्ट टाइम, यहाँ पर क्या कर रहा है, डिटर्मिनेशन है उसको। जब डिटर्मिनेशन वर्ड फील हो रहा है आपको तो यहाँ पर विल यूज़ होगा, याद रखना, ठीक है।
बाकी नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं आई और वी के साथ। यहाँ पर डिटर्मिनेशन है उसको, है ना, सॉरी डिटर्मिनेशन नहीं, यहाँ पर विलिंगनेस है, इच्छा रख रहा है ना, विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा रखना, ठीक है, तो इच्छा रख रहा तो विल यूज़ होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में है विल या शैल लगाना है हमें, यू प्लीज टू स्टॉप टॉकिंग, है ना, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर बात क्या करना है कि आप बातें करना रोक दोगे कृपया, है ना, तो प्रॉमिस करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या यूज़ होगा, विल यूज़ होगा, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, विल यूज़ होगा यहाँ पर। उसके बाद पांचवा, फिफ्थ, आई सर्व डिनर नाउ। अब यहाँ पर इन्हें क्या करना है, सर्व करना है, तो ये नॉर्मल आ गया, नॉर्मली डिनर आपको सर्व करना है, तो यहाँ पर यूज होगा शैल। उसके बाद है यू नॉट स्टिल, तो यू है तो यहाँ पर तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आपको विल लगा देना है बस, है ना। आपको सोचना कहाँ है, सोचना है जब आई आ जाए या वी आ जाए, तो यहाँ पर आपको शैल लगाना है नॉर्मल सब्जेक्ट में, है ना, नॉर्मल सब्जेक्ट में आपको शैल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर आ जाए विलिंगनेस आ जाए, है ना, इच्छा रखनी आ जाए, प्रॉमिस वाली आ जाए, और डिटर्मिनेशन हो कि करना ही है, इस तरह से डिटर्मिनेशन जब हो जाए तब हम यूज़ करेंगे विल, अदरवाइज यूज़ करेंगे शैल, ठीक है। तो यहाँ पर यू है तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, सीधे सीधे हम कर देंगे विल। उसके बाद यू चेंज, यू आ गया, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे लगा दो विल। चलो होप सो समझ आ गया, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लो, नहीं आता उसके बाद भी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं हेल्प कर दूंगा आपको। आगे चलते हैं हम, वुड एंड शुड। अब देखो विल और शैल का पास्ट हो गया हमारा, विल का वुड हो गया और शैल का शुड हो गया, है ना। तो वुड इज़ ऑल्सो यूज पोलाइटली इन मेकिंग रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट के लिए हम वुड यूज़ करते हैं। वुड यू हेल्प मी टू फिनिश दिस वर्क प्लीज़, है ना, क्या आप कृपया इस काम को पूरा करने में मेरी मदद करेंगे, है ना। बात आ गई ना रिक्वेस्ट की, जब रिक्वेस्ट आ जाएगी तो हम क्या यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस हैबिचुअल एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, और यह आदत जो होती है ना आपकी पास्ट में, उसको भी बताता है। जैसे माई मदर वुड पुट सुरमा इन माई आईज, मेरी मम्मी जो थी मेरी आंखों में सुरमा लगाती थी, तो देखो पास्ट की बात आ गई ना, पास्ट में एक्शन था, हैबिचुअल वर्ड हो गया, तो वहां पर भी क्या आ जाएगा, वुड, याद रखना आपको। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट शुड का, ये वुड वाला पार्ट इतना खत्म हो गया, अब हम करते हैं शुड। शुड एक्सप्रेस करता है ऑब्लिगेशन, है ना, दायित्व, कि ये दायित्व है मेरा। चलो पढ़ते हैं, वी शुड हेल्प अदर्स, ये मेरा दायित्व है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। चलो, आई शुड विजिट माई ग्रैंड मदर मोर ऑफन, मुझे अपनी दादी से अधिक बार मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर शुड का मतलब चाहिए यूज़ करते हैं। वैसे अगर हम देखें नॉर्मली इस रूल से हटके, तो अगर हमें शुड लिखना हो तो वहाँ पर सेंस क्या आना चाहिए हिंदी में, चाहिए, है ना, और इच्छा, ऑब्लिगेशन, दायित्व आनी चाहिए उस वर्ड में, उस सेंटेंस में, तभी आप शुड लगाओगे, है ना। आई शुड विजिट माई ग्रैंड मदर मोर ऑफन, मुझे अपनी दादी से अधिक बार मिलना चाहिए। योर कफ इज़ वेरी बैड, तुम्हारी जो खांसी है वो काफ़ी ख़राब है। यू शुड सी ए डॉक्टर, तुम्हें अवश्य डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भी शुड का मतलब चाहिए से आपको समझ आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं हम। नो फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो, क्या यूज़ करना है, वुड और शुड। पहला है ही सेड, उसने कहा, हिज मदर वॉज in the army and posted on the border and he had written to say that he आ गया, तो सीधे सीधे क्या लगाओगे आप, वही जो हमने विल शैल में रूल पढ़ा था, तो ही आ गया तो हम क्या लगा देंगे, वुड लगा देंगे। अच्छा मैंने यहाँ पर बताया नहीं आपको, देखो जैसे हमने पिछली बार विल और शैल पढ़ा ना, उसी तरह यहाँ पर भी हम वुड और शुड का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, बस वहाँ पर आएगा जाएगा वाला वर्ड होता था, यहाँ पर चाहिए वाला वर्ड होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। द टीचर सेड वी आ गया, और उसके बाद क्या है, वर्क ऑर्डर, टीचर ने क्या कहा, हमें काम करना चाहिए, तो यहाँ पर यूज़ होगा शुड, क्योंकि
हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, दिखाता हूँ आपको। ये देखो डिटर्मिनेशन आ गया ना, तो डिटर्मिनेशन आ जाएगा तो क्या यूज़ होगा, शैल यूज़ होता था, तो यहाँ पर भी डिटर्मिनेशन यूज़ हो रहा है कि कहा है कि करना है हार्ड, डिटरमाइन कर लो कि बस करना ही है, इसलिए यहाँ पर शुड यूज़ होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है यू आ गया तो वुड लगा दो सीधे सीधे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है यू आ गया, एक मिनट, थर्ड एक बार फिर से देख लेते हैं, शायद गलत हो गया। थर्ड में कह रहे हैं कि यू नॉट ईट सो मेनी स्वीट्स, तुमने बहुत सारी मिठाइयाँ नहीं खाई होंगी, है ना। तो यहाँ पर आपका शुड आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुड। अच्छा, इसका एग्जैक्ट हिंदी मतलब क्या है वो मैं समझा देता हूँ। यू शुड नॉट ईट सो मेनी स्वीट्स, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑब्लिगेशन आ गया ना, मतलब दायित्व आ गया कि आपका ये काम है कि इतनी मिठाइयाँ ना खाओ, नहीं तो आपको बीमारियाँ लग जाएंगी, इसलिए यहाँ पर शुड यूज़ होगा, ये याद रखना आपको ना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना आप भी। उसके बाद फोर्थ में कह रहा है यू पास द राइस प्लीज़, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो जब रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट में हम क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं, तो वुड लग जाएगा। जैसे अमिताभ बच्चन का सुना होगा आपने, वुड यू लाइक टू, है ना, तो वही है, क्या आप ये करना चाहोगे, है ना, रिक्वेस्ट करते हैं तो वही आ गया हमारा, वुड यू पास द राइस प्लीज़, क्या आप ये चावल पास करोगे, मतलब चावल दोगे मुझे। फिफ्थ है ही सेड दैट द ट्रेन वॉज वेरी लेट, उसने कहा कि ट्रेन बहुत लेट हो रही थी, बट इट अराइव विद इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, उस कह रहा है कि लेकिन ये ट्रेन नहीं आएगी, है ना, बट इट, अगर शुड लगाएं या वुड लगाएं तो क्या आ जाएगा, आई वुड अराइव विद इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स, इट वुड अराइव विद इन द नेक्स्ट, मतलब ये 15 मिनट में आ जाएगी, अगले 15 मिनट में, तो यहाँ पर वुड यूज़ होगा। ये आंसर लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो। आगे चलते हैं हम। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब हमें दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़ना होगा, हम पढ़ते हैं। द एथलीट यूज टू प्रैक्टिस डेली फॉर 12 आवर्स, ही वुड देन विन सेवरल प्राइजेज। एथलीट जो है रोजाना 12 घंटे अभ्यास करते थे, है ना, यूज टू है इसलिए यहाँ पर थे वर्ड यूज हुआ है। फिर वह कई है ना पुरस्कार जीतेंगे, तभी जीत पाएंगे ना, इसलिए। माई मदर यूज टू होल्ड लॉन्ग डिस्कशंस विद द पंडित, मेरी माँ पंडितों से लंबी चर्चा करती थी। शी वुड देन परफॉर्म ए नंबर ऑफ रिचुअल्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज, है ना, उसके बाद वह कई अनुष्ठान और धार्मिक समारोह करेगी। यूज टू एंड वुड बोथ रेफर टू पास्ट एक्शन, वुड भी हम उसी सेंस में यूज़ कर रहे हैं, और यूज टू मतलब किया करता था, यूज टू का मतलब होता है किया करता था, वुड का भी मतलब ऐसा ही निकलता है हमारा, है ना। चलो देख लो यहीं पर, शी वुड देन परफॉर्म ए नंबर ऑफ रिचुअल्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज, उसके बाद वह कई अनुष्ठान और धार्मिक समारोह करेगी। एक तो यहाँ पर वुड यूज़ हो गया, ठीक है, और हमने वुड कहाँ यूज़ किया था, यहाँ पर। ही वुड देन विन सेवरल प्राइज, वह कई पुरस्कार जीतेगा, कब, जब एथलीट रोजाना 12 घंटे अभ्यास करता था। चलो, तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं इसको। आगे पढ़ लेते हैं। यूज टू जो हमें रिपीटेड हैबिचुअल एक्शन बताता है पास्ट में, ठीक है, विच हैज़ नाउ बीन डिसकंटिन्यू, जो कि अब खत्म हो चुका है, अब बंद हो चुका है। मतलब क्या है, यूज टू हमें पास्ट की बातें बताता है जो हम किया करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, अब बंद हो चुका है। जैसे आई यूज टू क्रिकेट मैच, आई यूज टू प्ले क्रिकेट मैच, आई यूज टू प्ले क्रिकेट मैच मतलब मैं क्रिकेट मैच खेला करता था, अब नहीं खेलता। तो मैंने अभी पहले बताया था ना, था वर्ड यूज होता लास्ट में, बीता हुआ है जो हम करते थे, हमारी आदत जो थी, ठीक है। तो आपको यूज टू का मतलब समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। इट कनेक्टेड स्पीच, वी ऑफन बिगिन विद यूज टू एंड देन चेंज टू वुड, ठीक है। तो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं इसे बदल के। तो देखते हैं इसका आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हेन आई वाज इन प्राइमरी स्कूल, जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो आई हेट गोइंग टू स्कूल, मैं ना पसंद किया करता था स्कूल जाना। तो ये अब की बात नहीं है, पहले किया करता था और अब ये ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूज्ड टू आ जाएगा। उसके बाद है माई ब्रदर
बुली मी एज ए चाइल्ड, है ना, मतलब मेरा जो भाई था बुली करता था मुझे एज ए चाइल्ड, तो यहाँ पर भी वही सेंस निकल रहा था, यहाँ पर भी यूज टू हो जाएगा। उसके बाद देन आई कॉल आउट टू माई सिस्टर फॉर हेल्प, तो उसके बाद मैं क्या करता था, मतलब उसके बाद ये बुलाते थे ना हेल्प के लिए, रिक्वेस्ट वाला वर्ड आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं हम। बी पार्ट है, इसमें कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस बिलो, वुड और वुड नॉट, शुड या शुड नॉट। देखो वुड आ जाए तो वुड नॉट आ जाए, बाई की कोई इशू नहीं है। वुड अगर है तो अगर नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो वुड नॉट कर दो, शुड है नेगेटिव हो गया तो शुडंट कर दो, है ना, वुड एंड शुडंट। तो यहाँ पर ये आप कर सकते हो, मैंने यहाँ पर आंसर लिख रखा है। इसी तरह सी वाला भी इन्होंने बोला विल, है ना, वुडंट, विल वुडंट लगाना है ना, विल वुडंट या वुड लगाना है, तो आप यहाँ पे इसका भी आंसर कर सकते हो। आगे हमारा वोकैबुलरी इंडिविजुअल, मतलब जो वर्ड मीनिंग हो गया वो हम सीखेंगे इसमें। पहला क्या, एडवर्ब्स। एडवर्ब क्या होता है वो समझ लेते हैं हम। जैसे किसी काम की तारीफ करते हैं ना हम, तो उसे हम एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द लेसन जेंटली। पहला क्या है, जेंटली, स्ट्रिक्टली, कंसल्टेंटली और एक्सीलेंटली, स्टेडली, अनएक्सपेक्टली। यहाँ पर सभी में देखो LY लगाया हुआ है ना। तो कह रहे हैं कि जब हम एडवर्ब में यूजली परफॉर्म बाय एडिंग LY टू एडजेक्टिव लाइक जेंटल, जैसे जेंटल में, जेंटल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा पहले मैं एडजेक्टिव और एडवर्ब बता दूं तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगा। देखो एक होता है हमारा एडजेक्टिव और एक होता है एडवर्ब। तो जब किसी नाम की, जब हम किसी नेम की तारीफ़ करें या बुराई करें या किसी नाम के बारे में बताएं तो वो एडजेक्टिव होता है। जैसे राम बुरा लड़का है तो राम इज़ ए बैड बॉय, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर हम किसी के काम मतलब वर्ब के बारे में बताएं तो वो एडवर्ब हो जाएगा। जैसे राम का काम बुरा है तो राम वर्क इज़ बैड, तो यहाँ पर वर्क जो है बैड वाला जो यूज़ हुआ है वो एडवर्ब है, क्योंकि काम खराब है ना उसका, वो बंदा खराब नहीं, उसका काम खराब है तो एडवर्ब होगा। अगर वो बंदा ही खराब है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब अगर नाम, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता दिए तो वो एडजेक्टिव होगा, और अगर उसे काम के बारे में बता दें तो एडवर्ब होगा। ये बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब एडवर्ब में अगर हम LY लगा देते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ही वॉज वेरी जेंटल, ठीक है। तो उसके बाद क्या, अमित पिक्ड मी अप इंजर्ड है पपी, सॉरी पिक्ड अप द इंजर्ड पपी, जो इंजर्ड पपी थी अमित ने क्या किया, उसे उठा लिया। तो इस तरह से अब देखो यहाँ जेंटल है तो ही वॉज वेरी जेंटल, अब यहाँ पर बंदा जेंटल था, अब वो बंदे ने क्या किया, पपी को उठाया, उसका काम अब हो गया। तो काम अब हो गया ना, पहले बंदे के बारे में था तो जेंटल था, मतलब क्या था, एडवर्ब था। अब एडवर्ब को हमें एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना तो क्या हो जाएगा, जेंटली हो जाएगा, क्योंकि अब काम के बारे में बता रहे हैं ना। तो देखो ये हो गया जेंटली, ठीक है। उसके बाद है इट वॉज अ वेरी पीसफुल मीटिंग, मतलब इट वॉज ए वेरी पीसफुल मीटिंग, यह एक पीसफुल मीटिंग था, यह है इसके बारे में बता रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा ये है, काम के बारे में नहीं बता रहे हैं। उसके बाद द क्राउड बिकेम अ बिट रेस्टलेस, जो क्राउड था वो रेस्टलेस हो गया। बट व्हेन द चीफ स्पीकर केम, जब चीफ स्पीकर जो आए तो इस स्पोक बोलने लगे, दे सेटल डाउन, अब वो काम के बारे में कह रहे हैं तो पीसफुली बैठ गए थे ना, तो पीसफुली हो जाएगा। इस तरह से आप सारे कर लो, यहाँ पर मैंने आंसर लिख रखे हैं, ठीक है। बाकी कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो या मेरी वेबसाइट पर जाके आप वहाँ से आंसर्स देख सकते हो, वहाँ से डिस्कस कर सकते हो। आगे चलते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद द एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स। कह रहा है कि हमारे पास नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसमें जो आपको अच्छा लगे एडवर्ब्स बॉक्स में वो करो। देखते हैं क्या, स्लोली, पेनफुली, हंग्रीली, सैडली, हैप्पीली, लकीली, ये आपको करना है। तो राहुल वॉकड, राहुल कैसे वॉक करेगा, स्लोली करेगा ना, आराम से करेगा, हिल स्टेशन पर, है ना, तो यहाँ पर स्लोली हो गया। तो जब वो काम करेगा, मेहनत करेगा इस तरह से, तो क्या होगा, उसको भूख लगेगी तभी तो टेस्टी डिनर करेगा, तो यहाँ पर हैंगरीली आ जाएगा। इस तरह से आप ये पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं हम। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में मैंने भी आपको बताया, जब किसी काम के बारे में नहीं किसी बंदे के बारे में बोलेंगे तो एडजेक्टिव होगा। जैसे अ रफ बॉय,
है ना, मोटा सा लड़का है, उसको रफ बॉय का, सॉरी रफ बॉय गंदा सा लड़का है, फैट बॉय मोटा लड़का है। ब्लू बैलून, यहाँ पर बैलून मतलब सब्जेक्ट हमारा ब्लू है, काम थोड़ी ना ब्लू है, तो यहाँ पर देखो एडजेक्टिव हो गया। बात समझ गए होगे आप। हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द बाउल, जो बाउल था वहाँ पर थोड़ा सा ही दूध था। मात्राओं का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। दे डिस्क्राइब नंबर्स, नंबर के बारे में बता रहे हैं। देयर आर अ फ्यू गेस्ट इन होटल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच इवेंट्स अकर, वह सही क्रम का भी वर्णन के जिसमें घटनाएं होती हैं। मोहित वॉज द फर्स्ट बॉय, मोहित पहला लड़का था टू कम टू स्कूल, जब स्कूल आया था। चलो फिलअप्स करना है हमें यहाँ पर, वही क्या करना देख लेते हैं। सेंटेंस बिलो द करेक्ट एडजेक्टिव्स, डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव्स आपको सही से लगाना है यहाँ पर। वार्म, ब्राइटेस्ट, फुल, स्लो, प्रॉम्प्ट, ब्लाइंड, मेडिकल, लाउड, राइट, सुपीरियर, ये सारे आपको यहाँ पर करने हैं। मैं एक दो आपको हेल्प कर देता हूँ। पहला है ममता ट्राई टू लर्न टू ड्रॉ, ममता ट्राई करती ड्रॉ सीखने के लिए, कुछ ड्रॉ कर रही होंगी वो। बट हर प्रोग्रेस वॉज, उसका जो प्रोग्रेस था वो कैसा था। अब ब्राइटेस्ट थोड़ी होगा प्रोग्रेस, फुल थोड़ी होगा, स्लो, स्लो हो सकता है ना, स्लो हो जाएगा यहाँ पर, तो स्लो आप यहाँ पर लिख दो कि इस तरह से आप सारे कर लोगे। दूसरा क्या है, मेडिकल अटेंशन आफ्टर एन इंसिडेंट सेव लाइफ्स, है ना, मेडिकल अटेंशन आपको कैसा था, यहाँ पर आप देख लो। राइट, सुपीरियर, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कर सकते हो। आगे करते हैं हम, लेट अस राइट। नाउ लुक एट द फॉलोइंग लेटर, हम फॉलोइंग लेटर को देखते हैं हम। डॉक्टर मेहता, कैनाल रोड, है ना, करनाल, हरियाणा। डॉक्टर आर एम हल्दार, प्रिंसिपल, दादर स्कूल ऑफ द ब्लाइंड फॉर द ब्लाइंड, मुंबई, महाराष्ट्र। डियर सर, कहते हैं माई सन वेद वेंट ब्लाइंड एट द एज ऑफ 3.5, 3.5 साल की उम्र में इनका बेटा जो है वो अंधा हो गया था। आफ्टर एन अटैक ऑफ मेनिंगाइटिस, जब वो बीमारी थी ना मेनिंगाइटिस, उसकी वजह से उसका अटैक आया था। ही इज़ नाउ अबाउट 6 ईयर ओल्ड, अब वो 6 साल के हो गए हैं, मतलब इनका बेटा। ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वो होनहार बच्चा है इनका, है ना, बुद्धिमान है। एंड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स ही हैज़ डेवलप्ड हिज other senses so that now he can move freely about the house, open and close doors and do some of his own work। मतलब और पिछले कुछ वर्षों में उसने अपनी अन्य इंद्रियों का विकास किया है, मतलब आंखें जब खो गई तो और भी जो हमारे सेंस है वो तेज हो जाएंगे, काम करने लगेंगे, ताकि अब वह घर के बारे में स्वतंत्र रूप से घूम सके, मतलब घर के आसपास में, घरों में चारों तरफ वो दरवाज़ा खोल सके, बंद कर सके और अपना कुछ काम कर सके। फिर कह रहे हैं आई एम एनेक्सियस टू सेंड हिम टू अ स्कूल वेयर ही विल गेट अ गुड ऑल अराउंड एजुकेशन एंड लर्न टू बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। मैं उसे एक ऐसे स्कूल में भेजने के लिए उत्सुक हूँ, एक्साइटेड हूँ, जहाँ वह एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, है ना, सर्वांगी मतलब ऑल अराउंड, चारों तरफ में हर तरह से अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और पूरी तरह से स्वतंत्र होना सीखेगा। स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंट होना सीखेगा। योर स्कूल हैज़ बीन हाईली रिकमेंडेड टू मी एंड आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड गिव मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कह रहा आपके स्कूल की मुझे अत्यधिक अनुशंसा की गई है, मतलब ज़्यादा रिकमेंड किया गया आपके स्कूल के बारे में, मैंने किया है। यदि आप मुझे ये सारी जानकारियाँ दे देते हो तो अब मैं आपका आभारी रहूँगा। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 चीज़ें बताई हैं। पहला क्या है, I would like to know if my son could be admitted to your school and what kind of educational facilities would be available to him। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे बेटे का आपके स्कूल में दाखिला हो सकता है और किस तरह की शैक्षणिक सुविधाएं, मतलब एजुकेशनल फैसिलिटीज़ क्या होंगी, इसकी क्या उपलब्ध होंगी। सेकंड है, काइंडली लेट मी नो व्हाट योर एनुअल फीस वुड बी, मुझे बताएं कि आपकी जो वार्षिक फ़ीस होगी वो क्या होगी। तीसरा है, what facilities medical and otherwise would be available in the hostel, छात्रावास में क्या क्या सुविधाएं होंगी, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ये पूछ रहे हैं। तो थैंक यू सिंसियरली डॉक्टर मेहता। अब यहाँ पर लिखा है दिस लेटर, इस लेटर में गिव्स यू द एड्रेसेस ऑफ द राइटर एंड द एड्रेसीज, आपको लेखक और पता करने वाले को पते देना होता है। तो यहाँ पर ऊपर हमने देखो ये पता लिखा हुआ है, हैज़ अ सुपर स्क्रिप्शंस एंड अ कंक्लूजन।
सुपरस्क्रिप्शन और एक निष्कर्ष, मतलब रिजल्ट जो आएगा उसको हम निष्कर्ष कहते हैं, वो भी होना चाहिए कि आप जो लेटर लिख रहे हो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए ना। गिव्स डिटेल्स ऑफ द चाइल्ड इलनेस एंड हिज प्रेजेंट कंडीशन, बच्चे की बीमारी और उसकी वर्तमान स्थिति का विवरण भी देना होता है, या जिस चीज़ के लिए लिख रहे हो उसके बारे में बताना होता है। थर्ड है हमारा asks for information about the facilities that can be provided to the child and the fees that have to be paid, बच्चे को दी जा सकने वाली सुविधाएं और भुगतान, मतलब फीस की जाने वाली जो भी भुगतान जो हमें पे करना है फीस, उसके बारे में जानकारी मांगना है, जो कि इस लेटर में हमने था। फिर कह रहा है आस्क इफ एडमिशन विल बी अवेलेबल, लास्ट है ना, पूछना भी चाहिए हमें कि क्या एडमिशन अवेलेबल है। अब एक्सरसाइज में कहा गया कि यू आर डॉक्टर हलदार, प्रिंसिपल ऑफ द दादर स्कूल फॉर द ब्लाइंड, आप प्रिंसिपल हो यहाँ के, राइट अ रिप्लाई। अब आपको रिप्लाई देना है। उस लेटर में क्या होना चाहिए देख लो, योर लेटर शुड कंटेन द फॉलोइंग मैटर, आपके पत्र में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। चिल्ड्रन कैन बी एडमिटेड फ्रॉम द क्लास 1 लेवल एंड स्टे टिल दे फिनिश क्लास 10th, मतलब 1 से 10 तक फिनिश करना है उसको। दे आर इनकरेज्ड टू पे गेम्स एंड टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़। दे आर थॉट ब्रेल बुक्स, है ना, suitable for the visually handicapped are provided in the library and they are encouraged to read. There is a doctor available if required. The staff in the school is kind and sympathetic. The younger children in the hostel are under the care of highly qualified and experienced matron. कह रहा बच्चों को कक्षा 1 के स्तर में प्रवेश दिया जा सकता है और 10वीं तक समाप्त होने तक रह सकते हैं वहाँ पर। और खेल खेलने के लिए जो भी पाठ का जो पढ़ाई का एक्टिविटी होगा उसमें भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। ब्रेल पढ़ाया जाता है, ब्रेल मतलब जो अंधे लोगों की किताबें होती हैं वो प्रदान की जाती है। नहीं कि ये भी पता करना होता है, मतलब ये उन्हें बताएंगे कि हाँ यहाँ पर ये सारी सुविधाएं हैं, तभी तो उनका बच्चा आएगा यहाँ पर पढ़ने के लिए। हाँ, और उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है, ये भी बताना उसमें आपको। यदि आवश्यक हो तो एक डॉक्टर भी उपलब्ध है, ये भी बताना होगा। स्कूल के कर्मचारी दयालु और सहानुभूति, मतलब काइंड होंगे, सिंपैथी दिखाएंगे आपके ऊपर, ऐसे हैं, वो भी लिखना आपको। हॉस्टल में छोटे बच्चे एक अन्य योग और अनुभवी मैट्रन की देखरेख में मतलब एक पढ़ी लिखी एक्सपीरियंस्ड मैम है ना, दाई है, जो इनके देखरेख में रहती हैं, वो देखना आपको। द स्कूल वुड बी वेरी हैप्पी टू एडमिट वेद मेहता एंड विल डू देयर बेस्ट टू प्रोवाइड हिम विद अ गुड ऑल राउंड एजुकेशन। स्कूल वेद मेहता को प्रवेश देकर बहुत खुश होगा और उन्हें एक अच्छी सर्वांगी शिक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश करेगा, है ना। सर्वांगी का मतलब ऑल राउंड, हर तरह की शिक्षा। ठीक है, आगे करते हैं हम। आंसर यहाँ पर देख लो, आपको जो मैंने बताया था वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने इसका आंसर भी लिख रखा है और हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रखा है। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी में नोट कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपका। आगे चलते हैं हम। लेटेस्ट टॉक है हमारा, वर्कशीट है, ये आप खुद से कर सकते हो, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमारा इंपॉर्टेंट था जो कि हो गया। ठीक है, अगर चैप्टर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।